प्यारे स्टूडेंट, ये गद्यांश जो है अगर हम कहें कि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 12th हिंदी के पेपर में ये आपका 10 नंबर पक्का कर देगा, क्योंकि ये गद्यांश मेरे प्यारे स्टूडेंट 2026 के पेपर में छपेगा। 2020, 24, 25 में आया हुआ है और 2026 में जरूरी आएगा। तो आप लोग ये वाला गद्यांश बिल्कुल से तैयार कर लेना, मैं आप लोगों को अभी बिल्कुल तैयार करा दूंगा, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग लिख लेना, टिक लगा लेना। देखो लिखा भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है, ठीक है। इसके बाद रेखांकित अंश आ चुका है। संस्कृति परंपरा के निश्चित होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है, उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण अद्भुत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप से देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है, ठीक है। इसके लिए नए प्रयोगों की नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों का खोज महती आवश्यकता है, ठीक है। यहां भाषा शब्द आ गया तो सभी को पता चल गया होगा कौन से चैप्टर से, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट गद्यांश है, 100 में 100 नंबर हमें पक्का करना है हिंदी में। तो चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स में देखो 5 क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब इस गद्यांश से रिलेटेड 5 क्वेश्चन हैं और ये 5 into 2 यानी कि 10 नंबर आपका पक्का करेगा, ठीक है। और ये क्वेश्चंस जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब ये गद्यांश जो मैंने आपको बताया है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो इससे 5 क्वेश्चन बनेंगे। पहला, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखो जिसे कहते हैं संदर्भ। अब ये लिखना आपको ऐसे लिखना है जैसे एक टॉपर लिखता है। संदर्भ लिखने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे लिखते हैं, गलती कर देते हैं। मैंने बहुत सारी कॉपी को चेक किया है, तो गलती नहीं करना है, आपको वैसे लिखना है जैसा मैं बताऊंगा, ठीक है। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए भैया, ये आपको 2 नंबर देकर जाएगा, प्लस ये 2 नंबर देकर जाएगा। एंड प्रस्तुत अवतरण के माध्यम से लेखक ने किस बात पर बल दिया है, ये भी 2 नंबर मिल जाएगा। संस्कृति का एक अटूट अंग क्या है, ये भी 2 नंबर मिल जाएगा। 5वां क्वेश्चन है किसकी गति विज्ञान के प्रगति के साथ जोड़ी जाती है, ये भी 2 नंबर मिल जाएगा। टोटल आपको 10 नंबर मिलेगा अगर आपने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, 10 नंबर, ठीक है। अब हम लोग एक एक को समझते हैं। पहला, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखो। भाषा शब्द आ चुका है, तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि पहले प्रश्न का उत्तर, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा इसमें, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि इसमें जो है मतलब आपका जो, देखो ध्यान से समझना, आपको सारी चीजें विल्यू से लिखना है। किस पेन से? विल्यू पेन से, ठीक है। मैं आपको लिखने का सही तरीका और जो इंपॉर्टेंट है, जैसा इसमें जो पाठ का नाम है, हमारे पाठ का नाम क्या है, या और ये देखो ये है हमारे आपके लेखक, ठीक है। तो ये जो लेखक प्रोफेसर सुंदर रेड्डी जी, ठीक है, इसको आप किस कलर से लिखोगे मेरे प्यारे स्टूडेंट? इसको आप लोग लिखोगे ब्लैक कलर से, हाईलाइट, ठीक है। और भाषा और आधुनिकता जो शब्द आया हुआ है, मतलब ये जो आपके मतलब पाठ है, इसको भी आपको ब्लैक पेन से हाईलाइट कर लेना है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो लिखा हुआ प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के जो गद्य भाग है, एक गद्य भाग होता है, पद्य भाग या काव्य खंड होता है, ठीक है। गद्य भाग के संकलित श्रेष्ठ विचारक एवं निबंधकार प्रोफेसर सुंदर रेड्डी जी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता शीर्षक से शोधपरक निबंध से अवतरित है, ठीक है। अगर आपने ऐसे लिखा 2 नंबर मिल जाएगा पहले प्रश्न का आंसर। संदर्भ आपको ऐसे ही लिखना है बोर्ड एग्जाम में, ये बात ध्यान रखना। दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। तो आपको पहले रेखांकित अंश जो है भैया गद्यांश में, उसको 2 से 3 बार पढ़ना है, 2 से 3 बार। क्यों? क्योंकि इससे आपको माइंड में कम से कम 20 से 50% आपका व्याख्या माइंड में हल जाएगा, मतलब चला जाएगा, आपको पता चल जाएगा। देखो भाषा किसी भी संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग होती है। देखो भाषा जो होता है, आप किस देश से हो ये पता चल जाता है जब आप अपनी भाषा को बोलते हो। बहुत लोग गुजराती बोलते हैं, बहुत लोग मराठी बोलते हैं, तो जैसा आप बोलोगे वैसे आपकी भाषा जो है किसी भी संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है। एंड जो, क्योंकि भाषा का निर्माण समाज द्वारा किया जाता है। आप किस समाज में रह रहे हो, आपका भाषा कौन सा है, उससे आप पता लगा सकते हो कि इनका समाज कैसा है। अगर आप अच्छे लोग हो अच्छी बात बोलोगे, बुरे लोग हो तो बुरी बात बोलोगे, ठीक है। और भाषा अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण साधन भी है और संस्कृति की रचना और विकास परंपरा द्वारा होता है। और परंपराएं जो होती हैं, क्योंकि जो परंपराएं होती हैं वो परिवर्तनशील होती हैं। परंपराएं हमेशा परिवर्तन होता रहता है, उसमें चेंजेस होता रहता है, परिवर्तनशील होती है। इसलिए संस्कृति भी
संस्कृति भी एक जैसी नहीं रहती, संस्कृति भी चेंज होता रहता है, ये भी भैया परिवर्तनशील है, ठीक है। एंड आगे आ जाओ, थोड़ा सा और समझते हैं। वह भी परंपराओं की तरह बदलती रहती है, जैसे हमारा परंपरा बदलता रहता है ना, परंपरा, वैसे संस्कृति भी बदलता रहता है। इस रूप में हम कह सकते हैं कि किसी या की संस्कृति गतिशील होती है। जैसे देखो, जो परंपरा है वो भी बदलती रहती है, संस्कृति भी हमारी गतिशील होती है। भाषा में जो प्रयोग प्राचीन काल से चले आ रहा है, ये नई संस्कृति परिवर्तन को व्यक्त करने में समर्थ नहीं है, और निष्ठ प्रति संस्कृति में हुए परिवर्तनों को भाषा द्वारा व्यक्त करने के लिए भाषा में नए नए प्रयोग, नए नए शब्द की खोज कार्य होना बहुत आवश्यक है, ठीक है। नए नए चीजों का खोज करो, नए नए शब्द का खोज करो, ठीक है, जिससे बदलते हुए नए भावों की उचित रूप से व्यक्त किया जा सके। बस आपको इतना सा व्याख्या करना है। अगर आपको व्याख्या नहीं आता फिर भी आप बना बना के लिख देना, आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ये भी आपको 2 नंबर देकर जाएगा, 2 नंबर ये भी मिल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन। इसमें क्या है, मतलब देखो, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। इसमें क्या है क्वेश्चन देख लो। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है प्रस्तुत आवतरण के माध्यम से लेखक जो है किस बात पर बल दे रहा है। चौथा क्वेश्चन है संस्कृति का अटूट अंग क्या है और किसी गति विज्ञान की प्रगति के साथ क्यों जोड़ी जाती है। आ जाओ देखते हैं भैया तीसरा क्वेश्चन। देखो यहाँ तीसरा समझो कि जो गद्यांश है या गद्यावतरण में मतलब कवि लेखक कहना क्या चाहता है। देखो, प्रस्तुत गद्यावतरण में लेखक ने विज्ञान के प्रगति के कारण संस्कृति परिवर्तन, जैसे विज्ञान हमारा प्रगति किया है, विज्ञान जैसे उन्नत किया है, वैसे संस्कृति में जो परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन होता है, उसे शब्दों द्वारा व्यक्त करने के लिए भाषा में नए प्रयोग आवश्यक पर बल दिया है। बस इतना चीज भैया किया है इसमें लेखक ने, ठीक है। और चौथा क्वेश्चन है संस्कृति का एक अटूट अंग भाषा है। जैसे यहां क्या पूछा था, ध्यान दो, क्वेश्चन में क्या पूछा था कि संस्कृति का एक अटूट अंग क्या है, तो संस्कृति का एक अटूट अंग भाषा है, ठीक है। अगला किसके गति विज्ञान की प्रगति के साथ साथ जोड़ी जाती है, तो देखो संस्कृति की गति जो है विज्ञान की प्रगति के साथ साथ जोड़ी जाती है। तो आपको इसका 2 नंबर मिल जाएगा, इसका भी 2 नंबर मिल जाएगा, इसका भी 2 नंबर मिल जाएगा। ऐसे आप लोग बोर्ड एग्जाम में लिखना, आपको 10 में 10 नंबर गद्यांश का पक्का हो जाएगा, देख लो। और जो मैंने बताया है ये हर साल पेपर में आता है, अगर आप देखोगे तो ये हर साल बोर्ड पेपर में आता है। तो ये गद्यांश आपको समझ में आ गया। अगर बोर्ड एग्जाम में आए तो आप लोग लिख कर आओगे ना, छोड़ कर मत आना, आपसे रिक्वेस्ट है बहुत अच्छे से लिखना, ठीक है। क्योंकि हमें बोर्ड एग्जाम में भैया हिंदी में 100 में 100 नंबर छोड़ कर आना है, 100 में 100 नंबर, मतलब एक भी नंबर नहीं छोड़ के आना है, 100 में 100 नंबर। तो उसके लिए आप लोगों को हमारे साथ मेहनत करना होगा, पढ़ना होगा, अपने मम्मी पापा के सपनों को पूरा करना है, खुद के सपनों को पूरा करना है, तो टॉपर बन के दिखाना होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं पद्यांश, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गद्यांश के बाद हम लोग पद्यांश देखते हैं, जो भैया हमारा हिंदी का 10 में 10 नंबर पक्का करा देगा। और ये ऐसा पद्यांश है जो हर साल पेपर में आता ही है, हर साल आता है, हर साल, मतलब ये पद्यांश भैया हर साल आया है। और बोर्ड एग्जाम 2026 के पेपर में ये 100% छपेगा, ये जो पद्यांश है। तो बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। देखो लिखा हुआ है, बहुत मजा आएगा भैया। लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्ट आवे, ठीक है। एंड होने देना विकृत वसना को, ना तुम सुंदरी को, और जो थोड़ी सी शर्मित वह तो गोद में ले क्रांति को खोना, और ओठों की और कमल मुख की लालिमाओं को तुम मिटाना। और कोई क्लांता यानी कि कोई कृषक, जो क्लांता कृषक होती है महिला, ललना खेत में दिखाई दे तो धीरे धीरे परस उनकी क्लांतिकाओं को मिटाना। यहां तक रेखांकित अंश है। और जाता कोई जलद यदि जो व्योम में उसे ला तो छाया द्वारा सुखित करना और भूतांगना को मिटाना। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पद्यांश है भैया बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। पवन दूतिका से है, पवन दूतिका से। तो इससे रिलेटेड यानी कि इससे जो आपके क्वेश्चंस कौन से बनेंगे, चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूं। अब इस पद्यांश से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस हैं, देखो ध्यान से, 5 क्वेश्चंस जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में मतलब इस ऐसे ही आएगा। देख लो, पहले आपका पद्यांश लिखा रहेगा, फिर नीचे आपके 2-2 नंबर, मतलब 2-2 नंबर के क्वेश्चंस दिए रहेंगे। अभी मैं आपको व्याख्या समझा दूंगा, बिल्कुल लल्लन टाप, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप कहोगे सर पूरी हिंदी आप ही पढ़ा देते तो मजा आ जाता, लेकिन हम आपको पढ़ाएंगे। अभी आप पहले जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको ध्यान से समझो, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतना सारा करा रहे हैं। पहला प्रश्न, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक कवि का पाठ का नाम लिखो, शीर्षक का नाम लिखो। यहां आपको संदर्भ लिखना है। 2 नंबर तो हर बार भैया संदर्भ का ही आता है, ये तो भैया बिल्कुल फिक्स होता है।
और रेखांकित अंश का 2 नंबर फिक्स होता है। फिर इसमें आपका प्रसंग का भी 2 नंबर मिल गया है, मतलब प्रस्तुत या उपयुक्त पद्यांश का प्रसंग लिखो, 2 नंबर ये हो गया। रेखांकित अंश की व्याख्या करो, 2 नंबर इसका तो बिल्कुल पक्का होता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, राधा पवन दूतिका से राह में पथिक महिला के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती हैं। 5वां क्वेश्चन है, राधा ने पवन दूतिका को पथिक कृषक स्त्री के ऊपर किसके द्वारा छाया करने को कहा है। ये आपको 2 नंबर ये भी मिलेगा। टोटल आपके 5 क्वेश्चंस आपको 10 नंबर देकर जाएंगे। और अगर आपने भैया पढ़ा है तो क्वेश्चन पेपर आपको आसान लगेगा। हिंदी में एक बात ध्यान रखना कि 100 नंबर का पेपर होता है, इसलिए आप लोग थोड़ा तेज लिखना, धीरे धीरे मत लिखना वरना टाइम निकल जाएगा। तेज लिखना, ठीक है। मैं आपको बता ही दे रहा हूं क्या क्या आएगा, तो उसका क्या ही टेंशन। सबसे पहले हम लोग समझते हैं भैया संदर्भ यानी कि पाठ और लेखक का नाम, जो कवि का नाम जो है, और हाईलाइट तो आपको पता ही क्या करना है, मतलब जो इसके कवि हैं मतलब अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को हाईलाइट करना है। और इसका जो पाठ है, पाठ कौन सा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, पाठ आपका पवन दूतिका, इसको हाईलाइट करना है। 2 चीज हाईलाइट कर देना है। तो देखो सबसे पहले हम लोग समझते हैं जो इसमें आपका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तर। पहला, प्रस्तुत पद जो है महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्यखंड में संकलित पवन दूतिका, बहुत इंपॉर्टेंट पाठ है, शीर्षक काव्यांश से उद्गृहित है या फिर लिया गया है। अगर इतना आपने लिख दिया मेरे प्यारे प्यारे लाडलों तो 2 नंबर पक्का है, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो सभी स्टूडेंट शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, दिन रात एक कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना। तो ये आपका भैया बहुत इंपॉर्टेंट 2 नंबर मिल जाएगा। अब देखो रेखांकित अंश की व्याख्या, जो कि आपका पहले उपयुक्त पद्यांश में जो राधा और पवन दूतिका, ठीक है, देखो दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि पद्यांश का प्रसंग लिखो। तो ये है भैया पद्यांश का प्रसंग, फिर व्याख्या देखते हैं। पहले प्रसंग देख लो। उपयुक्त पद्यांश में राधा और पवन दूतिका वाला प्रसंग देखो। दूतिका यानी कि पवन दूतिका, ध्यान से समझो, ये हम लोग प्रसंग समझ लें। दूसरा क्वेश्चन, उपयुक्त पद्यांश में राधा और पवन दूतिका से वार्तालाप कर रही है, मतलब बात कर रही है, ठीक है। राधा जी पवन दूतिका से क्या कह रही है कि राधा ने पवन को श्री कृष्ण के पास भेजा और वह उससे कहती हैं कि जाते जाते मार्ग में कोई थकी हुई महिला दिखाई दे तो उनसे स्पर्श होकर उनकी थकान को उतार देना, उनकी थकान को मिटा देना, मतलब भाई महिला का थकान मिटा देना, ठीक है। अब देखो व्याख्या में बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को रेखांकित अंश की व्याख्या। तीसरा है क्वेश्चन रेखांकित अंश की व्याख्या। देखो हे पवन, हे पवन का मतलब है जब राधा जी पवन से कहती है हे पवन, हे महाराज, हे पवन, यदि तुझे मार्ग में कोई लज्जाशील या लाजवंती, लाजवंती का मतलब जानते हो, ऐसी महिला जो लाज करती है, शर्माती है, ठीक है। और जो महिला शर्माती है वही अच्छी लगती है, शर्माती हुई महिला ही अच्छी लगती है, वो नहीं अच्छी लगती है जो आज के मॉडर्न टहल रही है, ठीक है, वो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। जितनी भी मतलब लड़कियां हैं, जितनी भी महिला हैं, वो लज्जावंती होनी चाहिए, लाजवंती, ठीक है, क्योंकि इससे मतलब अच्छा लगता है, नारी की मर्यादा है, नारी का मतलब ये काम है, ठीक है। एंड क्या अब अगर नारी नहीं शर्माएगी तो क्या लड़के शर्माएंगे? मतलब जो लड़के कमाने निकलते हैं शहर इतने दूर दूर, अगर वो शर्माएंगे तो कहां से कमा पाएंगे, ठीक है। तो ये मर्यादा है। अब देखो दिखाई पड़े तो इतने वेग से ना बहना, मतलब इतनी तेजी से मत बहना, वेग का मतलब इतनी तेजी से मत बहना कि उसके वस्त्र उतार के अस्त व्यस्त हो जाए, कि उसके जो वस्त्र हैं, जो कपड़े हैं, उसको उड़ा दो, क्योंकि आंधी चलता है खूब तेज, अगर पवन चलने लगे, पवन का मतलब है हवा, ठीक है, हवा, तो अगर चलने लगे तो कपड़े उड़ने लगते हैं। तो इतनी वेग से मत बहना कि उसका वस्त्र अस्त व्यस्त हो जाए और उसका जो शरीर है वो उमड़ जाए, ऐसा मत करना। यदि वह थोड़ी सी भी थकी दिखाई दे तो उसे गोद में लेना, अर्थात उसके चारों ओर से घेर लेना और उसकी जो थकान है, जो उसकी थकावट है, उसको मिटा देना, ताकि वो थकी ना महसूस करे, जिससे कि थकान के कारण उसका जो सूखा हुआ ओठ है, सूखा हुआ ओठ है और मुरझाया हुआ कमल सहस्त्र मुख है वो प्रफुल्लित हो उठे। अगर आपका थकान मिट जाए ना तो आप खुश हो जाते हो, ठीक है। तो ऐसे ही, ठीक है,
ध्यान रखना, जैसे लोग कहते हैं ना, मतलब आपके बड़े बुजुर्ग की अपने मम्मी पापा के पैर को छुओ, पैर को दबाओ, इससे क्या होता है कि मम्मी पापा के जो थकान है वो मिट जाता है। अब थकान मिट गया तो वो भी क्या हो जाएंगे, प्रफुल्लित हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। और अगर आपके मम्मी पापा आपसे खुश हो गए तो उससे बड़ा आपको दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, बस वही बहुत है कि आपके मम्मी पापा आपसे खुश हैं। ठीक है, आप लोग अगर नहीं कर रहे हो तो आज आप जाना आधा घंटा 30 मिनट अपने मम्मी पापा के पैर को दबा देना, फिर देखना आपको क्या सुकून मिलता है। ठीक है, ए पवन, यदि खेत पर कोई थकी हुई किसान दिखाई दे तो धीरे धीरे उसका स्पर्श कर उसकी संपूर्ण थकावट को दूर कर देना। अगर खेत में कोई काम करती हुई लड़की या फिर स्त्री दिखाई दे तो आप उनके पास जाना और धीरे धीरे उनकी थकान को मिटा देना। ठीक है, ध्यान दो, बस ये है आपका व्याख्या। अब 2 क्वेश्चन और है जो कि आपका देखो, यह है कि पवन राधा पवन दूतिका से राह में पथिक के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती हैं। चौथा क्वेश्चन, तो देखो चौथा नंबर क्वेश्चन यहां देखो ध्यान से, मैं एक एक क्वेश्चन आपको बार बार दिखा रहा हूं, समझा रहा हूं कि आपको एकदम माइंड में रट जाए। राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ परोपकार यानी कि अच्छा व्यवहार करने को कहती हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और है 5वां क्वेश्चन, उसमें क्या पूछ रहा है, लिखा हुआ राधा ने पवन दूतिका को पथिक कर स्त्री के ऊपर किसके द्वारा छाया करने को कहा। तो देखो यहां लिखा हुआ है कि राधा ने पवन से दूतिका से थकित कर स्त्री के ऊपर मेघ अर्थात द्वारा छाया करने को कहा। मेघ मतलब होता है बादल, जो बादल होता है उसको ऊपर लाना और मतलब उनको छांव प्रदान करना। ठीक है, तो बस ये 5 क्वेश्चन है। अगर आपने 5 क्वेश्चन कर लिया भैया पद्यांश का तो ये आपका 10 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया। तो ये है हमारा गद्यांश पद्यांश जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब करना। चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।